एक बार पुनः आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मेरा ये पहला क्लास है नामदेव क्लास के में बाल विकास का। इससे पहले हम लोग और पढ़े थे पेडागॉजी, ये मेरा तीसरा बैच है। इससे पहले 2 बैच और पढ़े थे इससे पूर्व वाले। आज हम लोग इसमें पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब देखेंगे। आप सभी सहायक शिक्षक और शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे जी। तो उसके सिलेबस शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। सिर्फ जो व्याख्याता है उनका सिलेबस थोड़ा अलग था। तो इनके सिलेबस में हम पहले देखेंगे हम लोग तैयारी शुरू करेंगे सहायक शिक्षक के सिलेबस के अनुसार। उसके बाद जब आगे बढ़ते जाएंगे तो जो शिक्षक का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे समाहित हो जाएगा। पहले आज की क्लास में हम लोग देखते हैं, आप लोग 2-4 लोग नए हों इसलिए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम लोकेश कुमार वर्मा है और मैं CDP का टीचर हूँ। चलिए देखते हैं आज हम लोग शिक्षा है क्या। शिक्षा के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। शिक्षा के संबंध में कहा जाता है कि संस्कृत में जो शिक्षा शब्द है वो शिक्ष धातु से बना है। संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान देने वाला या ज्ञान। ये शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसके ही एक समतुल्य शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्या। ज्ञान का एक शब्द होता है विद्या। विद्या यानी कि जो किसी भी क्षेत्र में किसी भी एक विषय में अगर कोई एकदम पारंगत हो, दक्ष हो, तब उसे कहा जाता है कि वो इस विषय में विद्वान है। लेकिन विद्या शब्द और ज्ञान शब्द ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। विद्या से तात्पर्य होता है किसी एक ही क्षेत्र में जो निपुण हो, पारंगत हो, उसके लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नॉलेज या ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है फैक्चुअल नॉलेज से। अंग्रेजी में इसके लिए शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन में आता है कई बार। एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है शिक्षा के लिए जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द से तात्पर्य होता है किसी को किसी की स्तर को ऊपर उठाना। एजुकेटम टू ब्रिंग अप, एजुकेटम। एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की स्तर को ऊपर की ओर उठाना, टू ब्रिंग अप। शिक्षा के संबंध में कई अर्थ होते हैं कि शिक्षा का एक संकुचित अर्थ होता है, शिक्षा का एक विस्तृत अर्थ होता है, शिक्षा का एक वास्तविक अर्थ होता है। हम एक एक करके शिक्षा के विभिन्न अर्थ को देखेंगे और शिक्षा के संबंध में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के सिद्धांत और परिभाषाएं हैं वे सब देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। आप लोग हेडिंग डालेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 1 में हम लोग शिक्षा क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सब देखेंगे हम। यानी कि धीरे धीरे विषय में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ भाई, बाल विकास का ही क्लास चल रहा है। देखते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ। सारे कलर के सभी पेन पेन जैसे चल रहे हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित शब्द से पता चल रहा है कि छोटा अर्थ, जिसका अर्थ व्यापक ना हो, छोटा हो, संकुचित अर्थ, विस्तृत ना हो। शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य है वह शिक्षा जो किसी विद्यालय में, किसी शिक्षण संस्थान में या किसी भी एक ऐसे स्थान पर सुनियोजित रूप से सुनियोजित पाठ्यक्रम, शिक्षक, इस सब के माध्यम से जो दिया जाता है वो कहलाता है शिक्षा का संकुचित रूप, संकुचित अर्थ। इसकी परिभाषा लिख लेंगे ड्रेवर के अनुसार। एक एक परिभाषा लिखवाते जाऊंगा मैं ताकि जो बात है वो क्लियर हो जाए। ड्रेवर के अनुसार परिभाषा लिखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ है क्या।
इसमें पहले एक और इसका नाम देख लेंगे। जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है इसे कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। यानी कि जो औपचारिक रूप से जो किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, स्कूल में या विभिन्न संस्थाओं में जो प्रदान किया जाता है वो कहलाता है औपचारिक शिक्षा। जैसे कि आप यहाँ बैठ के किसी एक खास सिलेबस पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं तो यह कहलाएगा औपचारिक शिक्षा। ये एक संकुचित शिक्षा है। इसके बाद देखेंगे हम व्यापक शिक्षा। उसके बाद देखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो वह शिक्षा जो किसी भी संस्थान में, किसी विद्यालय में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी इन तीनों को समाहित करके प्रदान आपस में जो प्रदान किया जाता है उसे कहा जाता है संकुचित शिक्षा, और इसे ही कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में परिभाषा लिखेंगे ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर ये कहता है कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, बालक के ज्ञान, चरित्र व व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। बालक के ज्ञान, चरित्र व व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। ये कहलाती है औपचारिक शिक्षा, या इसे ही हम संकुचित शिक्षा कह सकते हैं। यानी कि इसका एक लिमिट होता है, निश्चित दायरा होता है। हो गया सबका? इससे हमने क्या समझा कि एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित प्रणाली होती है, एक निश्चित शिक्षण विधि होती है। यानी कि एक सुनियोजित वातावरण में जो प्रदान किया जाता है वो कहलाता है औपचारिक शिक्षा या संकुचित शिक्षा। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक आप या इसे आप विस्तृत कह सकते हैं, दोनों शब्द समानार्थी है। शिक्षा का विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ, और इसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जैसे कि आवश्यक नहीं है कि जब आप विद्यालय आते हैं या कोचिंग संस्थान आते हैं तभी कुछ सीखते हैं। आप घर में जैसे आपको मोबाइल चलाना किसी ने नहीं सिखाया या थोड़ी बहुत किसी ने बताया भी, तो बाकी सब चीज़ें आप अपने से सीख लिए। हमारे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम स्वयं से ही ग्रहण करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जिसमें किसी शिक्षक की या निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम उसे ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जैसे कि एक छोटा सा बालक है, उसे बोलने, जैसे कोई छत्तीसगढ़िया बालक है या हिंदी भाषी बालक है, तो उसके घर का जैसा वातावरण रहेगा, जिस बोली को बोलने वाले लोग रहेंगे वैसे ही बोली वो अनायास ही सीखते जाता है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाने नहीं पड़ती। कुछ शब्दावली उन्हें हो सकता है कि सिखाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें वो बिना किसी के सिखाए ग्रहण करते जाते हैं। तो वो आएगा अनौपचारिक शिक्षा में। इसमें परिभाषा लिखेंगे मैकेंजी के अनुसार। मैकेंजी एक मनोवैज्ञानिक है, मैकेंजी। मैकेंजी यह कहता है कि अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव में, और जीवन के प्रत्येक अनुभव ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में जो आपकी औपचारिक शिक्षा है,
वो भी शामिल हो जाती है, और जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है वो भी शामिल हो जाती है। यानी कि आप स्कूल, विद्यालय, किसी शिक्षण संस्थान, घर, परिवार, आस पड़ोस, जहाँ से भी जो कुछ भी सीखते हैं वो सब आएगा आपके शिक्षा के व्यापक अर्थ में, अनौपचारिक शिक्षा में। इसीलिए यह शिक्षा व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है। जैसे कि आप 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करना छोड़ देंगे, लेकिन सीखना तो नहीं छोड़ेंगे। सीखना व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसलिए इसमें हम जो कुछ भी सीखते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है। अब हमने देखा कि शिक्षा का जो संकुचित रूप है किसे कहा गया, जो हम विद्यालय में या किसी निश्चित वातावरण में सीखते हैं उसे कहा गया। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहा गया, जिसमें कोई निश्चित वातावरण नहीं होता फिर भी हम कुछ सीखते हैं, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहा गया है। यहाँ जब हम गौर से ध्यान देंगे तब ये लगेगा कि इस अर्थ में अनौपचारिक शिक्षा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना तो इसमें कोई वातावरण है ना कोई शिक्षक है, फिर भी हम सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम अनौपचारिक शिक्षा को ज़्यादा बल दें तो शिक्षा के उस पक्ष की अवहेलना होगी जिसमें हम किसी निश्चित चीज़ को सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी बालक को अगर विद्यालय ना भेजा जाए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। अनौपचारिक शिक्षा ही अपने आप में सब कुछ नहीं है। इसीलिए हम अनौपचारिक शिक्षा को शिक्षा का वास्तविक रूप नहीं कह सकते, और न ही औपचारिक शिक्षा को शिक्षा का वास्तविक रूप कह सकते हैं। तो हम देखेंगे शिक्षा का वास्तविक रूप है क्या। ठीक है, आगे पॉइंट लिखेंगे शिक्षा का वास्तविक रूप। औपचारिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, औपचारिक को फॉर्मल फॉर्मल। सर, मतलब जो औपचारिक शिक्षा होती है वो किसी विद्यालय वगैरह से सीखना वो औपचारिक, और जो अपने आज्ञाकार वातावरण में औपचारिक। क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, आवाज कट रही है, फिर से बोलेंगे। मतलब कि संस्कार से प्राप्त होता है उससे औपचारिक जाते हैं, जैसे विद्यालय हाँ या कोचिंग सेंटर वगैरह। हाँ, और अनौपचारिक मतलब कि जो घर या वातावरण से जो हाँ किसी भी वातावरण, घर, परिवार, आस पड़ोस, जहाँ से भी हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। औपचारिक मतलब स्कूल में सीखी गई थी सर। हाँ, अब जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया तो आते ही आप उसके पहले एक गिलास में पानी लाएंगे, एक औपचारिकता निभाएंगे। लेकिन घर का जो सदस्य है वो घर में आएगा तो उसको अगर प्यास लगेगी तो स्वयं से ही पानी पिएगा। ये अनौपचारिकता नहीं होगी। औपचारिक यानी कि जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम रहता है, निश्चित सिद्धांत रहते हैं, निश्चित शिक्षा प्रणाली होती है। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति से, अपने से छोटे से भी, अपने से बड़े से भी, किसी भी से सीख सकता है। इसलिए इसे अनौपचारिक कहा जाता है। इसमें किसी भी नियम सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, क्योंकि शिक्षा का औपचारिक रूप भी अपने आप में पूर्ण नहीं और शिक्षा का अनौपचारिक रूप भी अपने आप में पूर्ण नहीं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ देखेंगे। पहले हमने देखा कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा धातु से पैदा हुआ है, जिसके लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी लैटिन के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम का अर्थ होता है किसी को ऊपर की ओर उठाना, टू ब्रिंग अप। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि बालक जब जन्म लेता है तो अपनी जन्मजात प्रतिभा का जितना ज्यादा वो विकास कर सके वो उनका शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। दक्षिण के एक सदगुरु है जग्गी बाबा, आप लोगों ने शायद सुना होगा या फिर देखे होंगे यूट्यूब में। उनका एक कोटेशन है कि व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पाप है कि वो जो हो सकता है वो नहीं हो पाया। यानी कि जो जन्मजात उनकी प्रतिभा है वो जितना निखर सकता था वातावरण के कारण या किसी भी अन्य कारण से, अगर वो नहीं हो पाया तो उनके लिए सबसे बड़ा पाप है। यानी कि शिक्षा वह परिस्थिति आपके लिए निर्मित करती है जिससे आप जो होना चाहते हैं वो आप हो पाए, वही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। इसमें हम कुछ बिंदु देखेंगे जिससे शिक्षा को हम आसानी से समझ सकते हैं। पहले लिखेंगे मेन पॉइंट में, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसा कि हम समाजशास्त्र में हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जन्म लेता है, समाज में मृत्यु होती है। इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कोई असामाजिक व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता वो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहेगा या उनकी शिक्षा का कोई ज्यादा मूल्य नहीं रहेगा।
तो हम देखते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा अनवरत प्रक्रिया है जो किसी स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, किसी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थानों में आकर समाप्त नहीं होती। ये व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसलिए शिक्षा क्या है? अनवरत प्रक्रिया है, रुकता ही नहीं। शिक्षा जो है समायोजन की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। एक छोटे से बालक को देखे होंगे, अगर उनके हाथ में प्रक्रिया को थोड़ा सा समझाइए सर। हाँ कंटिन्यू। अनवरत तो इसके बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए ज्यादा इसको नहीं, इसके बारे में नहीं बोला। अनवरत यानी कि जो रुकता ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है, किसी भी रूप में। किसी विद्यालय, कोचिंग संस्थान, महाविद्यालय में आकर जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वहाँ पे से जाने के बाद शिक्षा समाप्त नहीं होती। हम अपने आस पड़ोस, घर, परिवार, वातावरण, समाज से जो भी सीखते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाती है। इसलिए शिक्षा क्या है? अनवरत, लाइफ टाइम चलती है। समायोजन की प्रक्रिया है, यानी कि हम अपने वातावरण के प्रति अपने को जो ढाल पाते हैं, अनुकूल कर पाते हैं, वही शिक्षा है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को शिक्षित कहे और अपने आप को वातावरण के अनुकूल समायोजित न कर पाए, तो वास्तविक अर्थों में शिक्षित नहीं है। जैसे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर उनके हाथ में एक टॉफी आ जाए, अगर उनका एक छोटा और भाई है, अगर वो उनसे मांगे तो बिल्कुल नहीं देगा। इस बात पे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही बालक जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अगर उनके पास एक भी टॉफी है, तो ये सोचेगा कि आधा अपने छोटे भाई को दे दूं, आधा मैं खा लूं। यानी कि उन्हें सीख लिया, यानी कि अपने वातावरण के प्रति किसी भी प्रकार का समायोजन है। सिर्फ टॉफी देने की बात नहीं, किसी भी प्रकार का जो समायोजन हम सीख लेते हैं, वो शिक्षा का एक भाग है। आगे लिखेंगे, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये संकुचित अर्थ में है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जैसे आप बीएड डीएड में पढ़ते रहे होंगे, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी यानी कि इसका तीन मुख होता है, 3 डायमेंशन। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है विद्यार्थी, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, यह हो गया संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में शिक्षक नहीं रहेगा, विद्यार्थी रहेंगे, जो ज्ञान रहेगा वो रहेगा, और रहेगा तीसरी स्थिति रहेगी परिस्थिति। दोनों ही स्थिति में शिक्षा क्या है? 3 डायमेंशन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षक रहेगा औपचारिक शिक्षा में, शिक्षक विद्यार्थी रहेंगे, एक पाठ्यक्रम रहेगा। पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण विधि, आपका सिखाने का जो टेक्निक, वो सब आ जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा में ज्ञान रहेगा, विद्यार्थी रहेगा, और परिस्थिति रहेगी जिसमें वो सीखेगा। यानी कि हर परिस्थिति में शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। ये तीनों औपचारिक में आएंगे, तीनों औपचारिक यानी कि जो विद्यालय में सीखते हैं वो, और अनौपचारिक यानी कि जो विद्यालय के बाहर या किसी निश्चित वातावरण के बाहर सीखते हैं वो। तो ये ज्ञान, विद्यार्थी, परिस्थिति तीनों आएंगे। हाँ, विद्यार्थी तो रहेगा ही दोनों परिस्थिति में। इस परिस्थिति में पाठ्यक्रम नहीं रहेगा और शिक्षक नहीं रहेंगे, क्योंकि बिना शिक्षक के भी आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। सर अनौपचारिक में क्या क्या रहेगा बोल दीजिए। क्या चीज? अनौपचारिक में क्या क्या रहेगा सर? ज्ञान, विद्यार्थी और परिस्थिति। वातावरण कह सकते हैं आप इसे, परिस्थिति को। वातावरण या परिस्थिति एक ही बात है, शब्दों के हेर फेर है। आगे देखते हैं शिक्षा के से संबंधित हमारे जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है या शिक्षाविद है, उनकी परिभाषा है, जिससे हम शिक्षा को और अच्छे से समझ पाए। कहते हैं कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और लोग खामोशी का सबक पूछेंगे। हिंदी का प्रोफेसर हूँ, इसलिए हिंदी की शायरी आगे जाती है। तो अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अगर इतने विस्तृत से अगर पढ़ते जाएंगे तो सिलेबस इतने कम समय में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है और आपके पास समय बहुत कम है। इस लिमिट समय में
आपको गोल सिलेबस तैयार करना है, इसलिए कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी चले। अब समय ये नहीं है कि हम आराम से चीज़ों को समझते जाएं, मेन मेन चीज़ों को देखेंगे और उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ ले, उसके बाद किसी भी बुक से आप उठा के ऑप्शनल सॉल्व करेंगे, सब सही होते जाएंगे। तो बस आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी एक बुक जो मैंने जब फर्स्ट बैच पढ़ाया था, बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र नाम से अभी मार्केट में आया है, तो आप उसे देख सकते हैं और यहाँ वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको मेरी बुक नहीं लेनी है तो ये लगेगा होगा कि वैसे अपना एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो आप एक और अच्छी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, दृष्टि IAS की, वो बुक आप देख सकते हैं, दृष्टि IAS के। और इन दोनों बुक में से लेके आप अगर आप किसी तीसरे को अगर चुनेंगे तो आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं जो जिस तरह से इतने दिन तक मेहनत करके पुस्तक बनाया हूँ उसके समतुल्य मुझे वही पुस्तक बस दिखाई दी है अभी मार्केट में। और उस बुक में थोड़ा सा वो है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ के हिसाब से नहीं दिया है, क्योंकि वो नेशनल स्तर की पुस्तक है। और मैंने इसमें जो छत्तीसगढ़ के सिलेबस के अनुसार उसमें चीज़ें इंक्लूड की हैं। एक बार आप देख लेंगे, जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ उसमें है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं। शिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं में शिक्षा की हम सिर्फ एक दो परिभाषाएं देखेंगे जिससे हम शिक्षा की वास्तविक अर्थ को समझ पाए। इसमें हम लिखेंगे विवेकानंद के अनुसार। ये विवेकानंद का जो कोटेशन है वो आया हुआ है सीजीटेट में, और सीजीटेट में 2-3 बार पूछा गया है। विवेकानंद यह कहता है कि मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति की शिक्षा है। मानव की, विवेकानंद के अनुसार, मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति की शिक्षा है। अभिव्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यानी कि जो वो हो सकता है वो उसे हो जाना चाहिए। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति यानी कि वो जन्मजात जो प्रतिभा लेके वो जन्म हुआ उसको विकसित करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। ठीक है, ज्यादा परिभाषा नहीं देखते। अब हम आगे देखते हैं कि ये हो गया शिक्षा के कुछ अर्थ। इसमें हमने देखा शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा अनुवर्त प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद हमें देखें शिक्षा का एक परिभाषा विवेकानंद के अनुसार। विवेकानंद यह कहता है कि व्यक्ति की पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा, यानी कि जो उसमें काबिलियत है, जन्मजात प्रतिभा है, उनको संपूर्णता के साथ उनका विकास करना ही वास्तविक शिक्षा है। यानी कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि जो प्रतिभा उन्होंने जन्मजात पाई है उसको जितना अधिकतम वो निखार सके, वही वास्तविक अर्थों में शिक्षा है। यानी कि आप BA कर लिए, BSc कर लिए, किसी विषय में पढ़ाई कर लिए, वो ही मात्र शिक्षा नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान। तो आखिर ये मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ और शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे से सहसंबंधित कैसे है, ये देखेंगे। हेडलाइन डालेंगे मनोविज्ञान का जन्म। हाँ, 15-20 मिनट पहले। हाँ, आज पहले हो गया, पहले क्लास नहीं चला इसलिए। लिखेंगे मनोविज्ञान का जन्म, पहला ही क्लास है। इसमें जो पढ़ाया शॉर्ट में बता देंगे। ठीक है ना, अभी लास्ट में देख लेंगे, अभी जो चल रहा है सब देख लेंगे। मनोविज्ञान का जन्म, मनोविज्ञान का जन्म किस प्रकार हुआ? इसमें धारणाएं हैं, यानी कि कोई वास्तविक इसका फैक्ट नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। इसमें विद्वानों ने धारणा बनाई है कि ऐसा हो सकता है कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ होगा। मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, इसके एक सामान्य अर्थ है। तो शिक्षाविदों की यह धारणा है कि जब व्यक्ति आदिम समाज में था, जब जंगलों में रहते थे, तब उन्हें मुख्यतः 2 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। एक जो पहली समस्या है जो आदिम मानवों को, हमारे पूर्वजों को करना पड़ा होगा, वो है प्राकृतिक आपदाएं।
प्राकृतिक आपदाओं में है जैसे कि भूस्खलन, आंधी, तूफान, आगजनी, अत्यधिक वर्षा, यानी कि हर प्रकार से कह सकते हैं एक शब्द में प्राकृतिक आपदा। जब ये प्राकृतिक आपदाएं उनके सामने आई तो प्रकृति के सामने नतमस्तक हो गए। नदियों को पूजा करनी प्रारंभ की, वायु को देवता माना, सूर्य के सामने नतमस्तक हुए तो सूर्य को देवता माना, यानी कि प्रकृति को उन्होंने देव के रूप में स्वीकार किया और ये विभिन्न विभिन्न धर्मों का जन्म हुआ। हम देखते हैं कि सभी धर्मों में कि जो मुख्यतः देवी देवता है वो प्रकृति से ही संबंधित है। सूर्य को जैसे देवी देवता मानते हैं, चंद्रमा को मुस्लिम धर्म में भी मानते हैं। हर धर्म में प्रकृति से संबंधित जो देवी देवता है उनका पूजन अर्चन किया जाता है। यानी कि प्रारंभिक समाज में हम यह कह सकते हैं कि आदिम समाज प्रकृति के सामने नतमस्तक थी। उनके सामने पहली एक समस्या थी प्राकृतिक आपदाएं। जब मानव सभ्यता ने विकास करना प्रारंभ किया और वो भाषा का विकास और संस्कृति का विकास जब धीरे धीरे होने लगा, तब उनके सामने दूसरी समस्या आई होगी, वो है स्वप्न की। स्वप्न यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारे सोने के बाद भी दिमाग में कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। तब लोगों ने यह जानने का प्रयास किया होगा कि आखिर हम तो सो गए लेकिन वो जागने वाला कौन था? कोई तो था जो जाग रहा था। जब हम सुबह उठ के देखते हैं, हमने शायद इस विषय पर विश्लेषण नहीं किया होगा कि जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी कोई जागता है तो जागने वाला कौन है? तो इसके संबंध में कई धारणाएं निकली। उन्होंने कहा कि वो आत्मा है, किसी ने कहा कोई आत्मा है नहीं, ये हमारा मन ही है। एक मन सो जाता है, दूसरा मन जागता रहता है। इस संबंध में अनेक धारणाएं चली। इसीलिए जो ये हमारा मनोविज्ञान है, पहले दर्शन शास्त्र का एक अंग होता था। दर्शन शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये होता कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसके संबंध में ही चर्चा की जाती है। और वर्तमान में भी दर्शन शास्त्र का मुख्य विषय यही है कि आत्मा क्या है और आत्मा का रंग रूप क्या है और इसे कैसे देखा जा सकता है, इस संबंध में ही दर्शन शास्त्र में चर्चा किया जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था। 16वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और मनोविज्ञान का जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1900 में किया गया। ये प्रश्न आया हुआ है, मनोविज्ञान का जन्म अगर पूछा जाए तो आप 1900 साल लगाएंगे। 1900 में ही मनोविज्ञान जो है वास्तविक अर्थ में अपना स्वरूप पाया। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मनोविज्ञान नहीं था, मनोविज्ञान था, लेकिन वो दर्शन शास्त्र का ही अभिन्न अंग था। जैसे कि हम प्राचीन शास्त्रों में देखें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास का महाभारत जिसमें गीता, या बौद्धों की जो रचना है त्रिपिटक, अधिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, या जैनों की रचना है, सभी में हमें दर्शन शास्त्र यानी मनोविज्ञान से संबंधित बातें देखने को मिल जाती है। यानी मनोविज्ञान कोई नया विषय नहीं है, मनोविज्ञान एक बहुत प्राचीन विषय है, लेकिन इससे पहले वो दर्शन शास्त्र का उप विषय हुआ करता था, उसमें समाहित हुआ करता था। लेकिन अलग से पृथक विषय के रूप में इसका जन्म कब हुआ? 1900 में। 16वीं सदी में इसका जो है विभाजन होना प्रारंभ हो गया था दर्शन शास्त्र से, लेकिन ये इसका वास्तविक स्वरूप 19वीं सदी 1900 में सामने आया। तो जन्म वाले को 19 में हाँ, क्वेश्चन में इसको 1900 ही लेते हैं। 1900 में इसका स्वरूप हमारे सामने नहीं आया। अब देखते हैं कि जब मनोविज्ञान का जन्म हुआ, हमने देखा कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। दर्शन शास्त्र यानी कि जो आत्मा के संबंध में विचार विमर्श करता है कि आत्मा है क्या। तो पहले मनोविज्ञान के अर्थ में धीरे धीरे क्रमशः जो परिवर्तन आया उसे हम देखते हैं। हेडिंग डालेंगे मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन। मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन। धीरे धीरे इसके अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ? मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था, तब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। पहला पॉइंट लिख लेंगे, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था, तब इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और
मनोविज्ञान के लिए जैसे साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, साइकी और लोगस। लैटिन भाषा के दो शब्द से बना है, साइकी और लोगस। साइकोलॉजी जो है साइकोलोगस शब्द से बना है, और साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जो आत्मा का अध्ययन करे, ऐसा मानना है गैरिट के अनुसार। आत्मा और इसका अध्ययन, ये मानना है गैरिट के अनुसार। गैरिट एक मनोवैज्ञानिक है, इनकी विचारधारा है कि मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है वो है आत्मा का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान वह था जो हमारे आत्मा के संबंध में, ये प्राचीन अर्थ थे। अब इसके बाद देखेंगे इसके अर्थ में परिवर्तन आया धीरे धीरे। मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, यानी कि जो आत्मा के संबंध में विश्लेषण करे आत्मा है क्या, उसे कहा जाता था मनोविज्ञान। गैरिट के अनुसार, गैरिट इस वाद के, इस मत के प्रतिपादक है। उनका कहना था कि साइकोलॉजी शब्द जो मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से बना है, साइकी और लोगस, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इसके बाद में अर्थ में परिवर्तन हुआ कि वास्तव में आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को न तो पहले भी निश्चित रूप से कहा पाया कि आत्मा है क्या, कहाँ पर है, इसका स्वरूप क्या है। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि मस्तिष्क का विज्ञान है, हमारे दिमाग का विज्ञान है। ये मत बहुत दिन तक चला। मनोविज्ञान क्या है, हमारे मस्तिष्क का विज्ञान है। इस मत के प्रतिपादक थे इटली के पोम्पोनाजी। इटली के दार्शनिक थे पोम्पोनाजी। इटली के दार्शनिक थे। उनका ये मत था कि जो मनोविज्ञान है वो वास्तव में आत्मा का विज्ञान नहीं, हमारे मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लेकिन बाद में ये बात भी ठुकरा दी गई कि मनोविज्ञान केवल हमारे आत्मा का विज्ञान भी नहीं है और न ही हमारे मस्तिष्क का विज्ञान है। मस्तिष्क के सिवा भी हमारे दिमाग में या मन में कुछ ऐसी चीज होती है, हमारा मन अलग चलता है और दिमाग अलग चलता है। तो जो मनोविज्ञान है हमारे मन का भी अध्ययन करता है और मस्तिष्क का भी अध्ययन करता है। तो जब हम केवल मस्तिष्क कहते हैं तो मन छूट जाता है। तो आने वाले विद्वानों ने यह कहा कि ये इसका अधूरा अर्थ है, केवल मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान। और इस बात पर ठुकरा दिया गया और कहा गया कि मनोविज्ञान हमारी चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान, और चेतना को तीन रूपों में ठहराया गया। इसके तीन अर्थ बताए गए, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन। इसमें कुछ दार्शनिकों के नाम है जो इसके मत के प्रतिपादक है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता नहीं है। जनरल नॉलेज का कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसके अर्थ को बस समझते जाइए कि इसका विकास किस रूप में हुआ। प्रश्न ये बस आता है कि मनोविज्ञान का जो है विकास किस क्रम में हुआ। अचेतन और अवचेतन में क्या डिफरेंस है? चेतन तो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जागृत, अवजागृत, बंद, सुप्त, सुसुप्त, पूर्णता सुप्त। अंग्रेजी में इसका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब आधा जगह है और आधा सुप्त। हाँ, क्या नाम है इसका बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है इस पे। आगे देखेंगे ये सब, आगे देखते हैं। लास्ट में एक और मत चला, ये तीनों मत ठुकरा दिए गए, आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। क्योंकि चेतन मन के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अपने अवचेतन मन के बारे में जानते हैं, लेकिन हम अपने अचेतन मन के बारे में लगभग शून्य जानकारी रखते हैं। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और मनोविज्ञान यह कहता है कि हम अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का चेतन मन से केवल 5% ही उपयोग कर पाते हैं, 5 से 10%, और चेतन मन उसका कुछ और हिस्सा होता है। लेकिन हमारा पूरा ब्रेन, मस्तिष्क जो है 85%, लगभग 80% या 90% कह लिया जाए, वो अचेतन मन में होता है। हम अपने अनकॉन्शियस माइंड का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस संबंध में भी मनोवैज्ञानिकों में बहुत ज़्यादा विवाद थी और ये मत अंत में ठुकरा दिया गया। और वर्तमान में मनोविज्ञान को जो स्वरूप माना गया उसे माना गया व्यवहार का विज्ञान।
चौथा पॉइंट डालेंगे व्यवहार का विज्ञान, ये भी डाला हूं। और अधिकांश दार्शनिकों ने, विचारकों ने, शिक्षाविदों ने इस मनोविज्ञान की इस अर्थ को स्वीकार किया और यह माना कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है न तो आत्मा का विज्ञान है, न मस्तिष्क का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, वो है व्यवहार का विज्ञान। चौथा अर्थ इसका अर्थ में परिवर्तन आया, वो कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। सर इसको देने वाले दार्शनिक का नाम क्या है? किसको? व्यवहार का? व्यवहार का विज्ञान। हाँ, स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया था 20वीं शताब्दी में, या 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 में स्किनर ने इस मत का प्रतिपादन किया कि मनोविज्ञान जो है हमारे व्यवहार का विज्ञान है। उन्नीस सौ में, हाँ। इसमें परिभाषा लिखेंगे। अधिकांश विद्वानों ने इस मत को स्वीकार किया कि वास्तव में मनोविज्ञान न तो हमारी चेतना का विज्ञान है, न मस्तिष्क का विज्ञान है, न ही हमारे मन का विज्ञान है, ये हमारे पूरे बोल व्यवहार का विज्ञान है। इसमें परिभाषा लिखेंगे वुडवर्थ के अनुसार। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। वुडवर्थ ने इससे पूर्व जो 3 मत चले थे, इन तीनों को लेकर एक परिभाषा दी। उसने कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान में, लिखेंगे सबसे पहले मनोविज्ञान में, हाँ, सबसे पहले मनोविज्ञान में, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। वर्तमान में व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में व्यवहार के विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये परिभाषा कई बार आई हुई है। परिभाषा इसीलिए दिया कि इससे पहले उन्होंने होने वाली घटनाओं का विश्लेषण किया कि पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा को त्याग दिया। बाद में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन ये बात भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। इस बात को भी कभी खंडन किया गया, फिर इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। लेकिन चेतना पर भी बात नहीं रुकी और वर्तमान में इसे 19वीं शताब्दी में स्किनर ने इस मत का प्रतिपादन किया कि मनोविज्ञान वास्तव में न तो मन, मस्तिष्क या आत्मा का विज्ञान है, ये हमारे पूरे व्यवहार का विज्ञान है। और इस मत को अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया। तो वुडवर्थ ने इसी बात पर अपनी परिभाषा दी। मस्तिष्क यानी कि इंसान का दिमाग, और चेतना इससे ऊपर का स्तर होता है, जिसे हम चेतन, अचेतन और अवचेतन 3 भाग में बांटते हैं। क्योंकि हम अपने मस्तिष्क को, ये अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हमारी चेतना है क्या। चेतना को हम आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, और इसी के जो है खोज में लगा हुआ था दर्शन शास्त्र। इसलिए जो मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। चेतना का मतलब केंद्रित, चेतना का आत्मा भी होता है, यानी कि जो हमारे मन और मस्तिष्क से परे है, उससे ऊपर है, उसे कहते हैं, उसे चेतना कहते हैं। और इस चेतना के भी 3 भाग हैं, चेतन, अचेतना, अवचेतन। अब देखते हैं कि इस तरह हम देखते हैं कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। ये लाइन लिख लीजिए, मनोवैज्ञानिक विधायक विज्ञान। ये एग्जाम में कई बार आया है। अब ये विधायक क्या है? हिंदी शब्द थोड़ा कठिन लगता है, कुछ शब्द। ये है पॉजिटिव। विधायक से अर्थ होता है पॉजिटिव। मनोवैज्ञानिक विधायक विज्ञान। क्या विज्ञान है? विधायक, विधायक
विधायक यानी कि पॉजिटिव से तात्पर्य है उनका, विधायक से तात्पर्य है पॉजिटिव विज्ञान है। इसमें यानी कि सकारात्मक विज्ञान है, एक और अच्छे शब्द में कह सकते हैं सकारात्मक विज्ञान। मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, केवल मनुष्य नहीं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, मनोविज्ञान में केवल मनुष्य नहीं अपितु सभी प्राणी के मन का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शनल में कई बार आता है कि मनोविज्ञान क्या केवल मानव के मस्तिष्क का ही अध्ययन करता है, तो केवल ये पूर्ण सत्य नहीं है। मनोविज्ञान में केवल मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के मन का भी अध्ययन किया जाता है। हमने विभिन्न प्रयोगों में स्किनर का प्रयोग चूहे पे, बिल्ली पे, कुत्ते पे, फानाडाई का प्रयोग विभिन्न जानवरों पे हुआ ना, तो केवल ये मानव मन के ही अध्ययन नहीं करता, मानव व्यवहार के अध्ययन नहीं करता, ये सभी प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान। तो यहाँ कई बार हम गलती कर बैठते हैं, जानवरों के मन का अध्ययन थोड़े करेगा मनोविज्ञान, ये सोच लेते हैं, लेकिन इनका ये भी अर्थ होता है, इसको भी साथ लेके चलता है। यानी कि हम देखते हैं कि मनोविज्ञान वह है जो व्यक्ति के या किसी भी प्राणी के ज्ञानात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और संवेगात्मक क्रिया, तीनों शब्द लिख लेंगे। ज्ञानात्मक क्रिया कॉग्निटिव एक्टिविटीज, संवेगात्मक क्रिया इमोशनल एक्टिविटीज और क्रियात्मक एक्टिविटी, क्रियात्मक क्रिया यानी कि मोटर स्किल, मोटर एक्टिविटीज, हाँ मोटर या फिजिकल दोनों है। ज्ञानात्मक क्रिया, भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया और क्रियात्मक क्रिया। इसे सामान्य शब्दों में समझेंगे। ज्ञानात्मक यानी कि जो नॉलेज, ज्ञान, उसे कहा जाता है जैसे कि हम कुछ याद रखते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, ये किससे संबंधित है, ज्ञान से, तो ज्ञानात्मक क्रिया। संवेगात्मक क्रिया यानी कि जो हमारे संवेग से, खुश होना, दुखी होना, रोना, उदास होना, ये हमारे संवेग है, इसका अध्ययन करते हैं। क्रियात्मक क्रिया, क्रियात्मक क्रिया कि हमारा बोलना, चलना, उठना, इसके संबंध में भी अध्ययन करते हैं। यानी कि मनोविज्ञान व्यक्ति की ज्ञानात्मक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया और क्या छोटा भावनात्मक ही संवेगात्मक है, भावना क्रियात्मक, क्रियात्मक क्रिया इन तीनों का अध्ययन करता है। हाँ तीनों क्लियर हो गया ना। ज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान, विचार, स्मरण, तर्क, ये सब हमारे ज्ञान से संबंधित है। संवेग यानी कि हमारे मन के भाव, प्रेम, खुशी, उदारता, दुखी, उदासी। ये भी किसी दार्शनिक का स्टेटमेंट नहीं, ये इसलिए नहीं है। ये हम ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किस किस चीजों का अध्ययन करते हैं। हाँ, स्किनर के अंदर, स्किनर ने सिर्फ इतना कहा है, हाँ चूहे पे प्रयोग किया था, और उन्होंने ये बताया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये इस मत के प्रतिपादक है, और उसके मत का समर्थन किया आधुनिक विज्ञान के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान के अंतर्गत उनका कार्य क्षेत्र बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान में इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक परिभाषा लिखेंगे। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। हो गया। स्किनर क्या कर रहे हैं कि मनोविज्ञान वह है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि और मानव के जो संबंध है उनका अध्ययन करता है। विभिन्न प्राणियों के साथ आपसी संबंध या समाज के किसी व्यक्ति के साथ उनका जो सहसंबंध है, इसके संबंध में जो अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान का विषय है। यानी कि मनोविज्ञान में समाज से संबंधित जितने भी संबंधित प्राणी हैं वो सभी चीजें आ जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि मनोविज्ञान को हमारे सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। मनोविज्ञान हेडिंग डालेंगे कि मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान है।
मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान। मनोविज्ञान पहले शिक्षा का विषय नहीं हुआ करता था, यानी कि उसे शिक्षा में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन उसे शिक्षा में शामिल न करने के बाद भी हर व्यक्ति अपने आप में मनोवैज्ञानिक होता है, तो वो किसी न किसी प्रकार से इसका उपयोग करता है। जैसे कि हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, भले उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे हम बिजली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन दैनिक जीवन में रोज उसका उपयोग करते हैं। मोबाइल कैसे बना, इसके सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, उसके बारे में भी नहीं जानते, लेकिन उसका भरपूर उपयोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी कार्यविधि को नहीं समझते। वैसे ही हम शुरुआत से ही मनोविज्ञान का प्रयोग करते थे, लेकिन इसकी जो कार्यविधि को नहीं समझते थे, इसलिए हम उसका अधिक फायदा नहीं उठा पाते थे। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने, यानी 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने इसे शिक्षा जगत में जोड़ा, ताकि बालकों का जो है उच्चतर विकास किया जा सके और ज़्यादा विकास किया जा सके। तो मनोविज्ञान को शिक्षा में क्यों जोड़ा गया, और शिक्षा में जोड़ने के बाद शिक्षा में क्या प्रगति हुई, या मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या दिया और इसे क्यों जोड़ा गया, ये हम देखने वाले हैं। पहले लिखेंगे इसमें मनोविज्ञान को शिक्षा में महत्व देने से ये महत्व हुआ, बालक को महत्व दिया जाने लगा। बालक को महत्व, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो छात्र केंद्रित है। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो छात्र केंद्रित है, यानी कि छात्र को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। जो एक और शिक्षा प्रणाली होती है जिसे कहते हैं शिक्षक केंद्रित। छात्र केंद्रित जो शिक्षा प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि छात्र के रुचि, उनकी योग्यता और उनकी परिस्थिति के अनुकूल शिक्षा दिया जाता है। शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा प्रणाली होती है उसमें जो छात्र की जो है आवश्यकता, रुचि, इस पर ध्यान न देके शिक्षक को जैसा बनाए उस विधि से जो पढ़ाया जाता है। तो मनोविज्ञान यह कहता है कि अगर छात्र किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तब तक हम उसे जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। तो शिक्षा मनोविज्ञान को, या मनोविज्ञान को शिक्षा में जोड़ने से यह फायदा हुआ कि बालक को महत्व दिया जाने लगा, बालक का महत्व बढ़ा। जैसे कि बालक की विभिन्न अवस्था होती है, तो विभिन्न अवस्था में बालक की सीखने की जो है क्षमता अलग अलग होती है। इसे हमने कैसे समझा, मनोविज्ञान से समझा। मनोविज्ञान में हमने बहुत सारे प्रयोग किए, उससे जाना कि अलग अलग आयु वर्ग के बालकों की अलग अलग रुचि, योग्यता और क्षमता होती है, और उसी के अनुरूप अगर उसे शिक्षा प्रदान की जाए तो बालक जो है अत्यधिक गति से सीख सकता है। आगे लिखेंगे बालकों की रुचि व मूल प्रवृत्ति का महत्व। बालकों की रुचि, बालकों की रुचि व मूल प्रवृत्ति का महत्व। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति क्या? बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का महत्व। बालकों की रुचि और मूल प्रवृत्ति का महत्व। मूल प्रवृत्ति यानी कि बालक जन्मजात कुछ प्रतिभा लेके जन्म प्रकट होता है। जैसे कोई बालक बचपन में किसी को संगीत का शौक रहता है, किसी को गणित में ज़्यादा रुचि होती है, किसी को नृत्य में रुचि होती है। अलग अलग बालकों की अलग अलग रुचि और मूल प्रवृत्ति होती है। अगर उसी के अनुकूल उन्हें शिक्षित किया जाए तो उनका अत्यधिक विकास हो सकता है। एक डॉक्टर थे, सर्जन थे अमेरिका के, और बहुत बड़े सर्जन थे। पूरे अमेरिका में उसकी ख्याति थी। लोग उनके नाम का जब भी जिक्र होता था अच्छे डॉक्टर की, तो उनका जिक्र किया करते थे। जब उनके रिटायर्ड होने का समय आया तब उन्होंने एक भव्य पार्टी रखी, और उस भव्य पार्टी में उस देश के तमाम बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, नेता और अन्य डॉक्टर, अन्य पेशे के लोग आए कि इतने बड़े सर्जन थे, कभी भी जीवन में उन्होंने ऐसा कोई गलत सर्जरी नहीं किया जिससे किसी की मृत्यु हो जाए।
उसके सर्जरी के नाम से लोग उसे जानते थे। और जब ये आयोजन किया गया उसके रिटायर होने पे सब उनके सगे संबंधी मित्रों को बुलाया गया, तो उस देश के अमेरिका के जो है अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, नेता थे, सभी उस इकट्ठे हुए। पार्टी चल रही थी, अचानक से उनके एक मित्र ने कहा कि अब आप इस कार्य क्षेत्र से रिटायर होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, चलो आज इस खुशी में हम नाचते गाते हैं। ऐसा ही जब उसने बोला और ऐसा सुनते ही उनका जो रिटायर्ड मित्र था, जो उस काम से सेवानिवृत्त हो रहा था, डॉक्टर, वो फपक फपक के रोने लगा। तब उनके मित्र ने पूछा कि आज उन्हें लगा कि इतने दिनों तक इस फील्ड में था, काम किया, इस क्षेत्र से वो जा रहा है, शायद इसलिए इन्हें रोना आ रहा है। तब उन्होंने उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं बचपन से एक अच्छा नर्तक बनना चाहता था, डांसर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता की यह इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उसकी इच्छा को ध्यान में रखकर ही मैंने इस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई की और मैं अच्छा डॉक्टर बन गया। लेकिन जब भी मैं किसी अच्छे नर्तक को देखता था तो मेरा मन नृत्य करने का, डांस करने का करता था। और जब आपने वही बात कही तब मुझे दुख हुआ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी एक कार्य क्षेत्र में लगा दी और अब मेरे पास जीवन के शेष बचे दिन हैं, पता नहीं मैं एक अच्छा नर्तक बन पाऊंगा या अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाऊंगा या नहीं। तो जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, उनकी मूल प्रवृत्ति, इसको ध्यान में न रख के शिक्षक या उनके अभिभावकों के द्वारा जो मर्जी होता था उन्हें थोपा जाता था। तो बाद में मनोवैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा अनुकूल और रुचि अनुकूल और क्षमता अनुकूल और मूल प्रवृत्ति के अनुकूल अगर उसे शिक्षा प्रदान की जाए तो उस क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसके हम कई उदाहरण देखते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में बहुत कमजोर थे लेकिन किसी एक फील्ड में बहुत आगे हैं, लता मंगेशकर, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो जिसकी अगर रुचि के अनुकूल, उनकी क्षमता के अनुकूल, मूल प्रवृत्ति के अनुकूल अगर उसे उस फील्ड में बढ़ने के लिए आगे नहीं दिया गया होता तो वे उतने विकसित नहीं हो पाते जितने वर्तमान में हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का यह महत्व है कि वो ये इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति को उनकी मूल प्रवृत्ति और रुचि के अनुकूल जो है शिक्षित किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम में सुधार। तीसरा पॉइंट लिखेंगे पाठ्यक्रम में सुधार। वही बात है कि पाठ्यक्रम बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस आयु वर्ग के लिए कौन सी बातें बताई जानी चाहिए। अगर प्राथमिक स्कूल में दर्शन की बातें दिया जाए तो बालक दर्शन की बातों को समझ नहीं पाएगा, उसके लिए छोटी छोटी कहानियाँ और कविताएं होनी चाहिए। अगर कॉलेज में अगर छोटी छोटी मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, यह दिया जाए तो बच्चे बोर हो जाएंगे। उसके लिए उसकी रुचि, क्षमता, उनकी विचार करने की योग्यता के अनुकूल जो है पाठ्यक्रम में चीजें शामिल होनी चाहिए। तो मनोविज्ञान इसी बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम ऐसी बनानी चाहिए जो उनकी क्षमता के अनुकूल, रुचि के अनुकूल हो। आगे इसमें लिखेंगे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल से तात्पर्य है सहगामी यानी कि साथ साथ चलने वाला। हम विद्यालय में आजकल देखते हैं कि विभिन्न एक्टिविटीज होती हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको लगता है ये क्या फालतू में टाइम पास करा रहे हैं, कभी खेल कराते हैं, कभी डांस कराते हैं, कभी वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, वजह तो मेरा तो पूरा पढ़ाई ही डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ बालकों की यह सोच होती है, कुछ बालकों को वही कार्य अच्छा लगता है, ये क्या दिन भर पढ़ाई लिखाई करवाते रहते हैं, अच्छा डांस करते हैं, अच्छा खेलते हैं, यानी कि अलग अलग रुचि के बालक एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जाता है। यानी कि जैसे कि पहली सोच थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यानी कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे तभी आप अच्छे पोस्ट पे अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हो, खेलोगे कूदोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन वर्तमान में इसकी परिस्थिति इसकी जस्ट उल्टा है। अगर किसी व्यक्ति की अगर नौकरी नहीं लग पा रही है, अगर किसी भी खेल में वो राज्य स्तरीय या नेशनल स्तरीय खेल लेता है तो ये हो जाता है कि वो सरकारी नौकरी उनकी पक्की है। तो आज परिस्थिति बदल चुकी है। तो हमारा शिक्षा क्या करता है कि बालक के सर्वोन्मुखी विकास के लिए, यानी कि चहुमुखी विकास के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, केवल फैक्चुअल ज्ञान ही नहीं, फैक्चुअल ज्ञान के साथ साथ
उसके साथ अन्य सहगामी क्रियाएं, जिससे उनका शरीर का, मस्तिष्क का मन का सबका विस्तृत रूप से विकास हो सके, इस पर बल दें। आगे पॉइंट लिखेंगे मूल्यांकन की नई विधियां। मूल्यांकन की नई विधियां ये आजकल स्कूलों में लागू है। मूल्यांकन की नई विधियां, जैसे कि हमारे समय में 8वीं 9वीं 10वीं में किसी का 62% आता था, किसी का 63% आता था, किसी का 70, किसी का 90, किसी का 50, 60, 45 ऐसे नंबर आते थे। लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे कि ऐसा नंबर कुछ नहीं होता, ग्रेडिंग मिलता है ABCD। ये भी नई मूल्यांकन की नई शिक्षा प्रणाली की विधियां है। शिक्षा विधि ये मान के चलता है कि बालक छोटा होता है, उनमें इतनी परिपक्वता नहीं होती कि वे शिक्षा में ज़्यादा रुचि लें और ज़्यादा विकास कर पाए, और कम नंबर लाने से किसी का 62 आ गया, किसी का 60 आ गया। तो मनोविज्ञान या शिक्षक मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, आधा दिख रहा है, पूरा दिख सकता है क्या? हाँ स्क्रीन आधा दिख रहा है, पूरा दिख सकता है क्या? ठीक है ना, कोशिश करूंगा कि जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक लिखूं और आप सुन सुन के लिखिए। हाँ, सर। जो पॉइंट है मूल्यांकन की नई विधियां। मूल्यांकन की नई विधियां में हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान मूल्यांकन की नई विधियों की सिफारिश करता है। वर्तमान में जो है ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार जो है नंबर दिया जाता है। इस मत के पीछे यह सिद्धांत है कि बालक में अगर किसी में 60 नंबर आए, किसी को 62 नंबर आए, तो दोनों के ज्ञान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। लेकिन जो किसी बालक का अगर 60 नंबर आए तो वो अपने को कमतर समझेगा 62 की अपेक्षा, और 62 वाला अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ समझेगा 60 की अपेक्षा। ग्रेडिंग सिस्टम में इसको एक औसत नंबर दे दिया गया है कि किसी का A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। केवल यही बस मूल्यांकन की नई विधियां नहीं है, और बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण, व्यवहार परीक्षण या अन्य परीक्षण के द्वारा जो है मूल्यांकन की नई विधियां जो है पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। जैसे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो पहले थ्योरी के द्वारा एग्जाम लिया जाता था, उसके बाद आया वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, जितना पूछा गया केवल उतना ही बता सकते हैं। तो ये अलग अलग विधियां हैं मूल्यांकन की, जो मनोविज्ञान में अलग अलग शिक्षण क्षेत्रों में लागू किया जाता है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग अभिवृद्धि देखेंगे। समय बचा है क्या? ये नया चैप्टर है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में हम देखेंगे कि बालक का अभिवृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, और विकास में हम देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। मैं ये कह रहा था, जितने भी दार्शनिक है सर, जिन्होंने जो कोटेशन दिया है, हाँ। अपना अपना जो स्टेटमेंट दिया है, हाँ। सर उसका एक PDF मिल जाएगा क्या? क्योंकि सर मैं जो क्वेश्चन पेपर जो देखा ना सर, उसमें 5 क्वेश्चन तो फिक्स वो आते ही, जिसने क्या स्टेटमेंट दिया, चाहे रोज हो, रो एंड हाँ। रो हो, फिर स्किनर हो, तो उसका एक कुछ ऐसा मिल पाएगा? देखो, सबको लिखवाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे दार्शनिक हैं जो जो मेन है। आप किसी अच्छे पुस्तक से ले लीजिए, या जो मैं संकलित किया हूँ वो देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे दार्शनिक हैं, और उसमें मैं बहुत सारे दार्शनिकों को हटा दिया हूँ, केवल उनको ही समाहित किया हूँ जो पूछे जाते हैं। जैसे इस पुस्तक में बहुत सारे आपको दार्शनिक मिल जाएंगे, और इससे मतलब आप दार्शनिकों की एक अलग किताब बना सकते हैं, इतना सारे इसे नाम दिया हुआ है। तो उसमें से मैं जो ILP जो पूछे गए हैं उसको बस शामिल कर करके ना उस बुक में जगह दिया हुआ सबको रटना पॉसिबल नहीं है। और आप लोगों को जो कोटेशन है वो रटने की आवश्यकता नहीं है। बस बता देंगे तो हम पढ़ लेंगे। हाँ अपना दार्शनिक का नाम बस बता देंगे ना, तो हाँ, हम पढ़ लेंगे। जैसे कि किसी भी मनोवैज्ञानिक है या दार्शनिक है, उनके विचार हैं, उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि विवेकानंद ने कहा कि बालक की या व्यक्ति की पूर्णता की अभिव्यक्ति, आप केवल एक शब्द याद रख लिए, पूर्णता के बारे में बात करते हैं विवेकानंद, व्यवहार के बारे में बात करते हैं स्किनर। आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं, कीवर्ड, क्योंकि उसके बाद आपको टिक लगाने हैं। कीवर्ड याद रख के ही आप कोशिश करेंगे सबका एक कीवर्ड बना लें, कीवर्ड के द्वारा ही उनको याद करें। और जो ये सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से सिर्फ समझने वाला सब्जेक्ट है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। इन्हीं से कोटेशन आते हैं। हाँ, कोटेशन बस आ जाते हैं, और कोटेशन का भी कोई ठिकाना नहीं कि कब क्या कोटेशन पूछ हाँ, लें। जी जी जी। आप कितना भी पुस्तक पढ़ ले, वो निश्चित नहीं है कि कौन सा कोटेशन पूछ दे। हम बस संभावित कर सकते हैं कि जो पहले पूछे गए वो पूछे जा सकते हैं, या उससे संबंधित चीजें पूछी जा सकती है।
प्रकार अगर आपने बहुत सारे अगर कोटेशन देख भी लिया तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ये सर बोलने वाले ये प्रश्न ये हो सकता है। कई बार शब्दावली से भी समझ आ जाती है कि किस प्रकार के शब्दावली का उपयोग कौन व्यक्ति करता है। तो अभी तक हमने आज की क्लास में यह देखा कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा का संकुचित अर्थ से तात्पर्य है कि जो केवल विद्यालय, किसी निश्चित वातावरण, किसी पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, इन सबको शामिल करके किसी निश्चित क्रियाविधि के द्वारा, शिक्षण विधि के द्वारा जो प्रदान की जाती है वो कहलाती है शिक्षा का संकुचित अर्थ या शिक्षा का औपचारिक अर्थ। इसके बाद हमने देखा शिक्षा का विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ, यानी कि वह शिक्षा जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें किसी वातावरण का बंधन नहीं, किसी पाठ्यक्रम का बंधन नहीं, इसमें औपचारिक शिक्षा भी शामिल हो जाती है और अनौपचारिक शिक्षा भी शामिल हो जाती है। यानी कि हम जहाँ भी जो कुछ भी सीखते हैं वो सब आता है औपचारिक शिक्षा में। लेकिन अब इस प्रकार से औपचारिक शिक्षा को ज़्यादा बल देने पर अनौपचारिक शिक्षा की अवहेलना होती है, उसको कम तरह कहा जाता है। इसलिए हम शिक्षा का वास्तविक अर्थ इन दोनों को नहीं समझते। शिक्षा का वास्तविक अर्थ किसे समझते हैं कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है, समाज के साथ अंतःक्रिया है, त्रिमुखी है। यह सब शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। और शिक्षा के बहुत सारे वास्तविक अर्थ हो सकते हैं। शिक्षा के एक परिभाषा में हमने देखा विवेकानंद के अनुसार कि व्यक्ति की पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इसके बाद हमने देखा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ? आदिम समाज में जो पहले व्यक्ति के सामने दो मुख्य समस्याएं, पहली आई प्रकृति और दूसरी आई स्वप्न। प्रकृति पर तो उन्होंने किसी तरह से बस पा लिया, लेकिन उन्होंने अपने स्वप्न पर बस नहीं पाया। इसलिए स्वप्न की तलाश में कि स्वप्न दृष्टा कौन है, स्वप्न को देखने वाला कौन है, स्वप्न आता क्यों है, इसके खोज में जब व्यक्ति लगा तब इसे उन्होंने माना कि कोई आत्मा है जो हमारे सोने के बाद भी नहीं सोता। इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में पहले देखा गया। 16वीं शताब्दी तक पूर्णतः जो है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था। जो प्राचीन ग्रंथ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, भगवत गीता, त्रिपिटक, अधिधम पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, जैनों के साहित्य, इसमें है जो है मनोविज्ञान हमें दिखाई देता है लेकिन मनोविज्ञान के रूप में दिखाई नहीं देता। 1900 सन में स्किनर ने दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोविज्ञान के अलग विषय बनाया। इसीलिए मनोविज्ञान के अर्थ के संबंध में क्रमशः परिवर्तन हुआ। मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, बाद में इसे मन का विज्ञान कहा जाता था, चेतना का विज्ञान कहा गया और वर्तमान में 19वीं शताब्दी में इसे व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया और वर्तमान में इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि मनोविज्ञान को हम अपने सिलेबस में क्यों शामिल करते हैं, मनोविज्ञान को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या है। हमने देखा कि बालक को महत्व दिया जाता है, बालक की रुचियों क्षमताओं के अनुकूल हम उन्हें शिक्षा प्रदान कर सके। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, मूल्यांकन की विधियों का क्या महत्व है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे और योगदान है जिसके कारण जो है मनोविज्ञान को शिक्षा में शामिल किया गया है। या एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान को जानना आवश्यक है। ठीक है, आगे की क्लास में हम देखेंगे कि वृद्धि क्या होता है, बालक की वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि विकास में अंतर क्या है, वृद्धि के सिद्धांत क्या है, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वृद्धि के क्या क्या सोपान है, अवस्था कौन कौन सी होती है, ये सब। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।